आपने अभिमन्यु की कहानी तो जरूर सुनी होगी। अभिमन्यु महाभारत का वो पात्र जिसके बारे में हम कहते हैं कि वो जब गर्भ में था, माँ की पेट में था, तभी उसे पता चल गया था कि चक्रव्यूह में कैसे जाना है। तो क्या बच्चे जब माँ के गर्भ में होते हैं तो उनमें संस्कार डाले जा सकते हैं, उनका व्यक्तित्व जो होता है उसको एक शेप दिया जा सकता है, विचारों को आकार दिया जा सकता है। गर्भ संस्कार जैसा विषय जो मेरा मन है कि हिंदुस्तान में जितनी गर्भिणी स्त्रियां हैं उन सबको उनको जानकारी हो और इस विषय पे काम करें। बच्चा माँ के पेट में होता है तो माँ को खुश रहना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए, कुछ भजन सुनो, ऐसी चीज़ें खाओ जिससे मन जो है एकदम शुद्ध रहे। किस तरह से व्यवहार माँ का रहा और संयोग करते वक्त भी, तो उससे विदुर जैसे भी पैदा हुए और धृतराष्ट्र जैसे पैदा हुए। तो अगर कोई द्वंद्व होगा तो उसका प्रभाव बच्चे के ग्रोथ पे, डेवलपमेंट पे हो सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पॉटलाइट विद श्वेता। मैं हूं श्वेता रंजन। गर्भ संस्कार क्या है, क्या आपने कभी सोचा है? आपने अभिमन्यु की कहानी तो जरूर सुनी होगी। अभिमन्यु महाभारत का वो पात्र जिसके बारे में हम कहते हैं कि वो जब गर्भ में था, माँ की पेट में था, तभी उसे पता चल गया था कि चक्रव्यूह में कैसे जाना है। तो क्या बच्चे जब माँ के गर्भ में होते हैं तो उनमें संस्कार डाले जा सकते हैं, उनका व्यक्तित्व जो होता है उसको एक शेप दिया जा सकता है, विचारों को आकार दिया जा सकता है? क्या बच्चों को उसी समय बहुत कुछ सिखाया जा सकता है? और जो जेनेटिक डिसऑर्डर है, क्या इसके पीछे भी कुछ ऐसे ही कारण हैं? इन तमाम विषयों पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हैं डॉक्टर BS जौहरी, जो एक जाने माने होम्योपैथिक डॉक्टर हैं। 45 वर्षों से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लेकिन इनका योगदान समाज के प्रति भी बहुत है। ये जेनेटिक डिसऑर्डर हो या गर्भ संस्कार हो या तमाम ऐसे मसले हैं जो देश और समाज को आगे बढ़ने से रोकते हैं, उसको हटाने के लिए ये लगातार प्रयासरत हैं। तो जौहरी जी का स्वागत करते हैं। डॉक्टर BS जौहरी, आपका स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद ये अवसर देने के लिए। और गर्भ संस्कार जैसा विषय जो मेरा मन है कि हिंदुस्तान में जितनी गर्भिणी स्त्रियां हैं उन सबको उनको जानकारी हो और इस विषय पे काम करें, जिससे कि बच्चे बहुत स्वस्थ हों, चरित्रवान हों। और आजकल कॉन्शियस पेरेंटिंग की बात भी हो गई है कि आप जैसा चाहें वैसा बच्चा कर सकती हैं जी। तो गर्भ संस्कार उसमें बहुत उसका योगदान हो सकता है। तो क्या वास्तव में ऐसा होता है? हालांकि कहा जाता था, जब मेरे अपने भी बच्चे हैं और हमने आसपास भी देखा है, सुना है परिवार में भी, कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो माँ को खुश रहना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए, कुछ भजन सुनो, ऐसी चीज़ें खाओ जिससे मन जो है एकदम शुद्ध रहे। ऐसा सब रिलेट करता है बच्चे के? बिल्कुल। पहला जो सेल बनता है, अव्वल तो गर्भाधान संस्कार भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गर्भ से पहले जब प्लान करते हैं, एक कपल प्लान करता है, तो हमारा जो संस्कृति है, जो हमारा ज्ञान है ऋषियों के यहाँ दिया हुआ, ऋषियों का दिया हुआ, उसमें ये बहुत सारी बातें हैं हम किस तरह से चाहते हैं। और हिस्ट्री में तो आपको बहुत मिल जाएगा। आपको महर्षि व्यास जी के पुत्र हुए हैं धृतराष्ट्र, पांडु और फिर उसके बाद विदुर। किस तरह से व्यवहार माँ का रहा और संयोग करते वक्त भी, तो उससे विदुर जैसे भी पैदा हुए और धृतराष्ट्र जैसे पैदा हुए। 3 पत्नियों से उनका संयोग हुआ है। तो ये कहानी है इसमें। हाँ, जैसे एक ही माँ के कई बच्चे सब अलग अलग हो जाते हैं, तो वो हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि उस वक्त कैसा वातावरण है। कभी कोई घर में कोई समस्या चल रही है, कभी हो सकता है आपस में अनबन है, सास का व्यवहार कुछ ठीक नहीं है, उचित नहीं है। तो वहां से असल में है क्या, ये बिल्कुल एनक्रिप्शन हो रहा है पूरा। हम पूरी 9 महीने की पूरी तैयारी है। पहले 3 महीने में शरीर बनता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, और सेकंड ट्राइमेस्टर में फिजियोलॉजी होती है, ऐसे अंग जो और शारीरिक क्रियाएं करते हैं, और तीसरे में सेंसरी ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, पूरा डेवलपमेंट होता है। तो अगर कोई द्वंद्व होगा तो उसका प्रभाव बच्चे के ग्रोथ पे, डेवलपमेंट पे हो सकता है। एक तो ये एस्पेक्ट है। तो जब हम
आप किसी भी चिकित्सक के पास, किसी ऐसे गाइड के पास गर्भ संस्कार के लिए जाते हैं, तो बहुत सारी बातें आपको पता लगती हैं। वो तो एक्सपर्ट होता है उस काम में। आपने 1 या 2 बच्चे पैदा किए हैं और बहुत सारी बातें हैं, शायद जैसे कई बार तो सास ही बोल देती है, अरे तुम कोई अनोखी हो जो बच्चा पैदा कर रही हो। बिल्कुल। हमने भी किए थे, हमने तो 5 किए थे, तुमने तो 1 आध में तुम्हारी ऐसा हो रहा है। ये सब व्यवहार बिल्कुल गलत है। मैं आज ही एक पेरेंट्स को ये बात कह रहा था, पेरेंट्स नहीं बल्कि वो दादा दादी आए थे, तो उन्होंने बताया कि उनकी पुत्र वधू जो है वो फैमिली वे में है, तो वो तो यहाँ थी नहीं, तो मैंने वैसे ही उनसे कहा कि मैंने कहा जब वो उनको बोल दीजिएगा कि जब वो 2 बैठे हों हस्बैंड वाइफ, तो वो 2 नहीं है 3 है। सोच समझ के बोलना है। और वो जो अंदर बच्चा है वो आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। एक जो फीटस जो है हमारा, वो 5000 शब्द रोज सुन समझ सकता है, इतनी इस पर कैपेबिलिटी। हमने पूरा रिसर्च किया है। पूरी हमारे ग्रंथों में सब कुछ है और आजकल तो इस पे बहुत काम हो रहा है, बाहर भी काम हो रहा है, वो ज्यादा शारीरिक स्तर पे काम कर रहे हैं। मन का प्रभाव जो है ना, ये बात इस देश की है। हमारा ज्ञान बहुत ऊपर है वेस्टर्न उससे। मैं होम्योपैथिक चिकित्सक हूं और ये वेस्ट में ही इसकी डिस्कवरी हुई है, लेकिन मैं समझता हूं डॉक्टर हेनीमैन को जो ये जो एक उनके थॉट उनके मन में आया, वो पूर्व का ही है, ईस्टर्न थॉट है, क्योंकि प्राण शक्ति की बात कर रहे हैं वो। और वो बात कर रहे हैं कि शरीर में रोग बाद में आता है, शरीर का कोई अंग विशेष का दिमाग थोड़ी खराब होता है कि अचानक ब्रेस्ट में कैंसर हो गया, यूट्रस में कैंसर हो गया, लिवर की कोई कंडीशन हो गई या गला खराब हो गया। कोई ना कोई उससे पहले एक बायोलॉजिकल फिनोमेना होता है, कोई ना कोई बात होती है ऐसी। हमें पहले क्रोध आता है, उसके बाद इंटेस्टाइन्स में प्रॉब्लम आती है। हम पहले दुखी होते हैं, तभी तो आंख से पानी आता है, अचानक थोड़ी बहने लग जाती है। तो कहीं ना कहीं छुपा हुआ कारण है। होम्योपैथिक चिकित्सा उस कारण को जब हम इलाज करते हैं तो कंसिडर करती है। यही फर्क है हमारा और सो कॉल्ड मॉडर्न सिस्टम का। वो केवल शरीर का इलाज करते हैं, हम मन शरीर सबका इलाज करते हैं। एब्सोल्युटली, वेरी गुड। तो जब बच्चा माँ के पेट में गर्भ में होता है, उस समय क्या रिसर्च क्या कहती है कि क्या सिर्फ वो बातों को सुन सकता है या माहौल को भी महसूस कर सकता है, जो घर में टेंशन है या कुछ है उसको वो सेंस कर रहा है? पूरी तरह। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज किसी, हिंदुस्तान में तो अभी इतना जल्दी जल्दी डिवोर्सेस वगैरह होते नहीं है, एक लड़की आ गई तो सोचती है अब मेरा परिवार है। अगर उसको ऐसा लगे कि मेरी दुनिया खराब हो गई, मेरी जिंदगी बर्बाद है, इस परिवार में मैं सुखी नहीं रह सकती, अब बच्चा अंदर बैठ के मैसेज किया जा रहा है कि दुनिया खराब है। ये, और वो माँ भी किसी से बात नहीं करना, ये सब शुरू हो गया। तो अंदर बैठ के बच्चा सोचता है ये दुनिया कनेक्ट करने लायक नहीं है, हम डिस्कनेक्टेड रहते हैं। और ऐसे एक ऑटिस्टिक बच्चा पैदा हो जाता है जो अपनी दुनिया में रहता है और इस वर्ल्ड से कनेक्ट ही नहीं होता, क्योंकि वो सुनता नहीं है तो इसलिए बोलता भी नहीं है, जबकि सारे अंग हैं उसके। तो ये बात बड़ी समझने की है कि बच्चा सब कुछ सुन समझ रहा होता है। तो ये जो जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये पूरा का पूरा क्या माँ के ऊपर या माँ की मानसिक स्थिति, शारीरिक स्थिति पर निर्भर करता है? केवल माँ नहीं, पूरा एनवायरनमेंट, इसको एपिजेनेटिक्स कहते हैं। एनवायरनमेंट का पूरा प्रभाव है। जीन्स अपने आप में मिसबिहेव नहीं करती, जब उनको गुस्सा, डर ये सब मिलता है तब वो गड़बड़ियां शुरू होती हैं। अगर हम कोविड का समय लें, उस कालखंड में भय बहुत था, सब डरे हुए थे और भर भर के डराया भी जा रहा था। अब जब आप फोन सुनेंगे तो अमिताभ बच्चन जी कह रहे हैं जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, और उधर आप डायग्नोज करते जा रहे थे कोविड के केसेस। तो जो केस डायग्नोज हो गया उसको आपने कहा कि इलाज तो है ही नहीं। जब ये बात गई तो डर का प्रभाव होता है, लंग्स अफेक्टेड होते हैं। तो आपको पता है कि कोविड में लंग्स के ही सारे डिसऑर्डर्स हुए,
लंग्स की कंडीशन आई, हर एक ऐसा भाव का शरीर पे अलग अलग अंगों पे उसका प्रभाव है। ओके। सपोज किसी की नौकरी चली जाए, खाने के लाले पड़ गए, कुछ इस तरह की बात हुई, कोई और जॉब में कुछ आ गया या और फाइनेंशियल लॉस हो गया, तो लिवर के खराब होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। सो कोविड वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल, क्योंकि उस समय फाइनेंशियल क्राइसिस, बिल्कुल परिवारों से दूरी, बिल्कुल। शारीरिक तकलीफ, या ये सारी चीजें मतलब सब कुछ मिलके तो हमारे सामने आई थी। लेकिन इस सेंसिटिविटी के ऊपर भी है उस व्यक्ति विशेष। जैसे एक एग्जाम्पल अगर दें, सडनली किसी लेडी को उसका हस्बैंड कहता है मैं तुम्हें डिवोर्स दे रहा हूं, अब उसकी क्या क्या उसकी परेशानियां हो सकती हैं वो अलग अलग है। किसी को लग सकता है कि भाई मेरे हस्बैंड ही पैसा लाता था और मेरा घर चलता था, मेरे बच्चों का तो क्या उसका होगा? स्टारवेशन कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, भाई खाने के लाले पड़ जाएंगे, तो उसके शरीर पे उस तरह का प्रभाव होगा। किसी को लगेगा कि मेरा पार्टनर था, दुख सुख का साथी था, तो उसको सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट इस तरह का हो जाएगा। फिर अलग अलग होता है, तो उस तरह की जो भी उसमें शॉर्ट कमिंग्स आएंगी वो पार्ट अफेक्टेड हो जाएगा उस तरह का। यूट्रस भी अफेक्टेड हो सकता है, सर्विक्स अफेक्टेड हो सकता है। तो जैसे हम भारत में एक बहुत बड़ा मसला ये है कि सर्वाइकल कैंसर औरतों में, ब्रेस्ट कैंसर बहुत है, तो कहीं ना कहीं ये लिंक्ड है। देखिए, कॉन्फ्लिक्ट के बगैर कैंसर नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे पास बहुत केसेस आ रहे हैं और हर तरह के कैंसर के केसेस हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूं कि मेरे पास एक नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा का एक कंडीशन होती है, उसमें ग्लैंड स्वेल हो जाती हैं। ये स्टडी हो चुकी है कि अगर ये घटना हुई तो इससे पहले क्या हुआ होगा। ओके। और अब लोग ना पढ़ें तो उसकी बात तो अलग है, लेकिन एक जर्मन ऑन्कोलॉजिस्ट ही हुए हैं डॉक्टर हैमर, उन्होंने इस पे बहुत बड़ा काम किया। ओके। वो होम्योपैथिक डॉक्टर नहीं थे, एलोपैथिक ऑन्कोलॉजिस्ट थे। तो उनको क्या हुआ कि सडनली उनका 19 साल का लड़का था, एक्सीडेंटली उसकी डेथ हो गई। उसकी 6 महीने बीमार रहा, वो गोली लगने के बाद, उसके बाद ही पास हो गए। तो उसके बाद उनको टेस्टिकुलर कैंसर हो गया। ओके। अब जर्मन्स बड़े बहुत ही मतलब उनका दिमाग बहुत ज़बरदस्त है। हमारे डॉक्टर हेनीमैन भी जर्मन थे, और जर्मन्स के बारे में मालूम है, उनकी गाड़ियाँ भी फेमस हैं, जर्मन कार लोग प्रेफर करते हैं। तो उन्होंने सोचा यानी मुझे क्यों हुआ, ये टेस्टिकुलर कैंसर क्यों हुआ। हाँ, वो भी शरीर के उसी सुनिए, अंग उनके में मन में ये विचार आया। जब ये विचार आया तो उन्होंने कहीं इसके मेरे बेटे से इसका कोई रिलेशन तो नहीं है। नेचर इस टेस्टिस के कैंसर के माध्यम से क्या कहना चाहती है। अरे रे, नेचर तो ये चाहती है डॉक्टर हैमर क्यों चिंता कर रहे हो, और बच्चे पैदा करो। तो टेस्टिस बड़े कर दिए। ये मैं पैथोलॉजी आई, वो ये बात समझने की है, एनालॉजी से समझने की है। तो उन्होंने ऐसे 40,000 केसेस पे स्टडी किया। उसमें ब्रेस्ट भी था, उसमें लिवर भी था, उसमें गॉल ब्लैडर भी था, उसमें लंग्स भी थे, इंटेस्टाइन्स भी थी, कोलन भी था, सब था। तो वो तो हैरान हो गए। हर जगह जब उन्होंने स्टडी किया तो उन्हें कॉन्फ्लिक्ट मिला, इंटेस्टाइनल कैंसर में ये मिला। तो जो आपने बात कही कि अगर सर्वाइकल कैंसर की बात कर रहे हैं, ये वैक्सीन क्यों बना रहे हैं, मेरी समझ से परे है। सर्वाइकल कैंसर बगैर सेक्सुअल कॉन्फ्लिक्ट के हो ही नहीं सकता। ओके। किसी लेडी का अगर ये होता है तो कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा उससे पहले, तब ये सर्विक्स गड़बड़ करता है। तो ये तो देखिए बहुत अधूरा इलाज हो रहा है। ब्रेस्ट कैंसर का अगर किसी 200 साल पहले डॉक्टर हेनीमैन ने ये बात लिखी है, अगर कोई बहुत सेंसिटिव माँ है, अनटाइमली उसके बच्चे की डेथ हो जाए या बच्चा किसी क्राइसिस में चला गया, तो उसको ब्रेस्ट कैंसर हो जाएगा। ये हस्बैंड से भी रिलेटेड है, तो वहां भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा तो भी हो सकता है। तो ये बात मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है, जो कैंसर इतनी बड़ी इंडस्ट्री हो गई है, ये बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे। तो आप ये तो हो गया कि चलिए ये इफेक्ट, मतलब इसका इन प्रभावों से कैंसर हुआ, लेकिन क्या हम कैंसर को होम्योपैथ के माध्यम से ट्रीट कर सकते हैं? बिल्कुल करना ही चाहिए। मैं तो
मैं तो एक बात शायद थोड़ा अतिशयोक्ति लगेगी आपको, कैंसर होम्योपैथी के बगैर ठीक ही नहीं हो सकता, क्योंकि आप केवल ऑर्गन का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। ब्रेस्ट का तो आपने ट्रीटमेंट कर दिया, काट दिया, कीमोथेरेपी दे दी, वो सब कर दिया, वो बात तो वहीं खड़ी है ना। जो दुख हुआ है वो वहीं के वहीं है, जो सेंसिटिविटी अफेक्टेड हुई है वो तो वहीं खड़ी है, दूसरे ऑर्गन में चला जाएगा। यही अगर आप मेटास्टेसिस की बात करें, जो कैंसर और जगह फैल जाता है, उसके पीछे कारण यही है कि जो द्वंद्व है उसका तो इलाज ही नहीं हुआ। तो फिर जैसे हम देखें कि आयुष्मान खुराना की पत्नी, आयुष्मान खुराना, मतलब हम तो जो खबरों से मानते हैं कि वो तो अपनी पत्नी को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत साथ दे रहे हैं, ताहिरा, हाँ, और उनका कैंसर रिलैप्स कर गया है। तो फिर ऐसे केसेस में जब हम उनको एक सो कॉल्ड मतलब रिच क्लास से मानते हैं, जहाँ ना पैसे की दिक्कत है, लविंग हस्बैंड, फिर इस तरह के माहौल में रिलैप्स करना। देखिए मैंने बताया ना, रिलैप्स होने के चांसेस ये है कि कॉज ट्रीट नहीं हुआ। कॉज है हमारी सेंसिटिविटी। मैं जैसा बताया, एक सेंसिटिव मदर, एक बोल्ड मदर को ब्रेस्ट कैंसर नहीं होगा, और एक समझदार मां को भी नहीं होगा। ऐसा नहीं है जो प्रेम कर रही है तो नॉर्मल एक फिनोमेना है, लेकिन हमारा ज्ञान ये भी तो कहता है जीवन को स्वीकार करके चलना चाहिए, एक्सेप्टेंस मोड में रहना चाहिए। मरना भी निश्चित है, जीना निश्चित है, लेकिन हम सहज साधारण मनुष्य हैं, इस बात को नहीं समझ पाते। इस कारण तो ये रोग आते हैं, लेकिन किसी तरह से, किसी समझ से, किसी दवाई से ये विजडम आ जाए तो आप ठीक हो सकते हैं। मेटास्टेसिस के पीछे कारण, सबसे बड़ा फैलने के पीछे का कारण कैंसर का यही है, अधूरा इलाज, केवल अंग विशेष का इलाज। आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से, हमारी बातचीत के माध्यम से अगर दूर दूर तक ये मैसेज जाए कि ठीक है, जहां इमरजेंसी है, अगर सर्जरी की जरूरत है कराइए, लेकिन कॉज को जरूर ट्रीट करिए। जो मेरी प्राणवायु है, उसका जो दुख है ना, वो दूर होना चाहिए। उसको ये बेसिकली जो हमारे रोम रोम में छिपा हुआ जो दुख है उसका निवारण हो, ये समझ आए, ये विजडम आए। एक्चुअली होम्योपैथिक दवाई जो है आपके शरीर में जाके आपको एक विवेक देती है, विजडम देती है, गुरु की तरह काम करती है। जैसे कई लोग मानते हैं बस वो तो एक मीठी गोलियां हैं। ये तो देखिए ये अनअवेयर हैं, उनका दोष नहीं है, उन्हें बताया नहीं गया। मुझे भी शायद, जब मैं होम्योपैथिक कॉलेज में गया था, मेरी फैमिली में सारे एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं या और प्रोफेशन में हैं, तो कोई भी नहीं था। आई वाज अ पायनियर होम्योपैथ। लेकिन धीरे धीरे जब समझ आई, मैं कहूँगा ये टाइम लगता है एक्चुअली। होम्योपैथी ऐसी गहरा विज्ञान है, वो समझने में समय लगता है। 50 साल पहले तो इतने टीचर्स भी नहीं हुआ करते थे, दुर्भाग्य ये था। मैं अपने आसपास भी देखती हूँ, लोग होम्योपैथ डॉक्टर के पास, दोनों तरह के केसेस हैं। हालांकि कुछ तो पहले होम्योपैथिक के पास जाना चाहते हैं कि नहीं, बच्चों के मामले में कि नहीं उनको ज़्यादा दवाइयाँ नहीं देनी है, होम्योपैथ को ही दिखाओ। और कुछ ऐसे हैं कि जब हर जगह हार मान जाते हैं तब आते हैं कि तो ये भरोसे की कमी क्यों है डॉक्टर? देखिए, इसमें मैं इसके लिए बहुत प्रयास कर रहा हूँ। बच्चों के कॉलेज, मेडिकल कॉलेज जो हमारे हैं, उनके माध्यम से, सरकार के माध्यम से, आयुष मंत्रालय के माध्यम से, कि एक जन जागरण अभियान चले। मैं सच बताऊं, अगर होम्योपैथी आगे और आ जाए तो जो दवाइयों पे इतना खर्चा है वो कम हो सकता है। मैं खुद कोई दवाई नहीं खाता, तो और मैंने देखा है ज़्यादातर ऐसा नहीं है कि एलोपैथी की ज़रूरत नहीं है। 25-30% ज़रूरत है, लेकिन लोग 90% ले रहे हैं। वहां से आजकल बहुत दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि कॉज ट्रीट नहीं हो रहा। अब मुझे बुरा लगा किसी बात का, सामने तो मैं बोल नहीं पाया। जब सामने वो बंदा चला गया जिसने मुझे गुस्सा दिलाया, तो बाद में मुझे खांसी हो गई। यहाँ कोई एंटीबायोटिक, एंटी एलर्जी की जरूरत नहीं है। आज मेरे साथ ऐसे ही होना था, उसको स्वीकार करने की बात है। तो हमारी दवाई ये विजडम देती है। मेरे साथ एक बार ऐसा हो चुका है, किसी ने कोई बहुत खराब व्यवहार किया और मैं फिर उसके बाद उठ के क्लिनिक चला गया। मैं और मेरे फादर बैठे हुए थे, तो पिताजी तो हमारे बहुत ही, उनका नाम ही संतोषी था, तो वो तो नॉन रिएक्टिव थे बिल्कुल, उन्हें कुछ नहीं हुआ। हाँ, ये बात भी सेंसिटिविटी की बात है। अब मेरे को वो बात बुरी लगी, मैं अपने क्लिनिक पहुंचा और खांसने लगा, और बात कर रही ना जाए, खांसी इतनी आए।
तो मेरे हम भी ऐसे ही करते हैं। हम अपनी बात, मैंने अपने जो गुरु थे उस वक्त उनको मैंने कॉल किया। मैंने कहा सर ऐसे ऐसे हो रहा है। कहने लगे अच्छा क्या बात हुई? हमें पता था। मैंने कहा इस तरह से कारण, ये दवाई लो, आप बिलीव नहीं करेंगे, वो मैंने मेडिसिन उससे पहले 5 पेशेंट देखे होंगे खांसते हुए, और वो गले में गई और मेरे कहाँ तकलीफ चली गई। ऐसी होम्योपैथी है। होम्योपैथी के बारे में अवेयरनेस नहीं है। मैं तो यही कहूँगा, हमारे चिकित्सक बंधु तो बड़ी मेहनत कर रहे हैं। मैं समझता हूँ जितना हमारे यहाँ कंटिन्यूअस मेडिकल एजुकेशन होम्योपैथी में हो रही है, मुझे नहीं मालूम और जगह हो रही है। और ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। और बच्चे बराबर, मेरे पास बहुत सारे यंग होम्योपैथ्स आते हैं, दे आर वर्किंग वेरी हार्ड, खूब पढ़ते हैं, ज्ञान गहरा है, समझना आसान नहीं है, लोग अपने द्वंद्व बताते नहीं हैं। डॉक्टर, कमिंग बैक टू आवर टॉपिक गर्भ संस्कार, कहीं ना कहीं ये जो एक फैक्टर है कि नहीं लड़का ही चाहिए लड़की नहीं चाहिए, ये अभी भी प्रिवेलेंट है। हम इसको कितना भी सोचे कि नहीं अब ये चीजें नहीं है। ये प्रिवेलेंट नहीं है, ये बड़ा है। पहले तो 5-5 6-6 बच्चे होते थे, तो कुछ आज तो लड़के एक करना है तो लड़का चाहिए। अरे भाई, एक सबसे बड़ी बात है, पता नहीं कौन इनको दवाइयां देता है बच्चा पैदा करने, ये लड़का पैदा करने के लिए। बड़े गंडे ताबीज और क्या क्या लोग कराने जाते हैं, उनको पता नहीं है। गूगल करके देख लो, पहला सेल में ही जेंडर डिसाइड हो जाता है। अब जब आपके मन में ये है, 2-3 महीने ये रहता है कि अगर हमें पता लग जाए तो पहले अगर लड़की है तो हम इसको गिरा दें, या चलो गिरा भी ना दें तो मन में ये है कि पता तो देखिए आज गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी से कर रखा है, और ज्यादातर रेडियोलॉजिस्ट इसको फॉलो भी करते हैं, बताते नहीं है। मैं एक केस आपको इस बात पे बताता हूँ। एक ऐसी परिवार में जैसे 2 भाई थे, तो एक भाई के 2 लड़कियां, दूसरे के सेकंड प्रेगनेंसी हुई, उनकी पहली लड़की थी। अच्छा, मेरे पास ये केस आया 17 साल में। तो जब उसके मेंसेस नहीं आए तो उन्हें चिंता हुई, बच्ची के पीरियड्स नहीं आए तो वो घबराए, सीधे गायनेकोलॉजिस्ट के पास चले गए, सारे टेस्ट कराए, तो पता लगा यूट्रस की ग्रोथ ही नहीं हुई। उस कंडीशन को हाइपोप्लास्टिक यूट्रस कहते हैं। ओके। अब वहां तो कोई बहुत सारे टेस्ट, जेनेटिक स्टडी सब कुछ करा दिया, लेकिन वहां कुछ नहीं, वहां पे तो कुछ इलाज नहीं था। तो किसी ने मेरे बारे में बताया, तो मेरे पास वो लेकर आए। हम जैसे कारण जानने का प्रयास करते हैं, इससे पहले क्या घटना हुई उस बारे में जानने का प्रयास करते हैं, पूरी प्रेगनेंसी में माँ का कैसा स्वभाव रहा, एनवायरनमेंट कैसा था, इस पे बात करी तो पता लगा दबी छुपी बात ये थी कि वो लड़का चाहिए था उन्हें। अब देखिए, अंदर बैठा बच्चा, फीटस, सब कुछ सुन समझ रहा है। वो तो लड़की थी अंदर, उसने कहा मैं लड़की हूं, इन्हें लड़का चाहिए, अब मैं क्या कर सकती हूँ? यूट्रस की ग्रोथ ही रोक लो। पता तो तभी लगा, कोई ऐसे तो कोई रेगुलर कोई अल्ट्रासाउंड वगैरह कराता नहीं है। जब तकलीफ आई तो पता लगा, और वो स्वभाव से एक क्रांतिकारी लड़की बन गई। लेकिन ये बात सुन के ही मेरे तो जैसे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। और ये मुझे लग रहा है सच्ची, कि मैं बिल्कुल सच्ची घटना बता रहा हूँ आपको। उसके पेरेंट्स ने मुझे परमिशन दे रखी है कि आप कहीं पे भी चर्चा करिए, कि ये मैसेज जाना चाहिए। तो फिर अब ऐसे में उस लड़की ने कहा भाई इनको लड़का चाहिए, तो वो स्वभाव से लड़कों जैसा बन गई। बढ़िया स्ट्रांग बिल्ड की, स्ट्रांग विल्ड लड़की। स्कूल में अगर किसी के साथ कोई अत्याचार हो रहा है वो खड़ी हो जाती थी। हमारे पास जब आई तो होम्योपैथी के माध्यम से हमने उस द्वंद्व को देखते हुए उसको दवाई दी। उसके फादर थोड़े स्ट्रिक्ट थे, तो कोई और बच्चा उस घर में उनसे नहीं स्टैंड बात कर सकता था, ये बिल्कुल डरती नहीं थी। तो दवाई दी, 3-4 महीने में नॉर्मल यूट्रस हो गया, मेंसेस आ गए, बिल्कुल ठीक है वो। मैं संपर्क में रहता हूँ उस परिवार के, तो आज बिल्कुल ठीक है। अब ये देखिए, ये कितना बड़ा कारण है। क्या हमें ऐसा विचार करना चाहिए जब हमें ये पता है पहले सेल में ही जेंडर डिसाइड हो गया?
ये हिंदुस्तान की और संसार में तो शायद इतनी समस्या नहीं है, ये हिंदुस्तान की ज्यादा समस्या है। तो तकलीफ कहाँ है? इन बातों को लोगों तक पहुंचाया जाना चाहिए। दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत देखिए ये आ रही है क्योंकि मैं एक संवर्धनी न्यास एक ट्रस्ट है जो इस पे विशेष कार्य कर रहा है। जी। हमारा जो टारगेट है, बहुत ही सब डेडिकेटेड लोग हैं उसमें, तो मैं उसकी सेंट्रल टीम में हूँ। तो हम लोगों का प्रयास ये है कि गायनेकोलॉजिस्ट के माध्यम से जो भी एंटीनेटल केयर कर रही हैं, जो भी डॉक्टर्स, उन तक पहुँच के वो इन बातों को सामने रखें। देखिए कुछ ऐसी बात है कि ये लोग बहुत व्यस्त हैं, भीड़ लगी हुई है गायनेकोलॉजिस्ट के बाहर, उनके पास समय नहीं है बात करने का, तो सारा ध्यान जो है टेस्ट करा लो, ये टैबलेट्स खा लो और ये अल्ट्रासाउंड करा लो। मुझे जो समझ में आ रहा है डॉक्टर कि आप चाह रहे हैं कि प्रिवेंटिव जो है उस पर काम हो, लेकिन डॉक्टर्स जो हैं आज के वो क्योर पे काम कर रहे हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। असली बात क्योंकि यही बिजनेस है। यही बिजनेस। दिक्कत क्या हो रही है कि ये जो चिकित्सा था या एजुकेशन था, ये दोनों बिजनेस नहीं होने चाहिए थे, ये दोनों बहुत बड़े बिजनेस हो गए। ये सरकारों ने ध्यान नहीं दिया इस पे, इसका कितना नुकसान हो गया। कई बार मतलब ये बातें जो गायनेकोलॉजिस्ट बड़े आराम से बता सकती हैं। अब आजकल हमारे कॉन्टेक्ट, हम लोग प्रयास कर रहे हैं, हमारी सुन रहे हैं, लेकिन इसको प्रायोरिटी पे रखना पड़ेगा कि सोच का, हमारे जो व्यवहार है, उस सब का प्रभाव हमारे शरीर पे पड़ता है, इसको समझना तो पड़ेगा ना। मैं तो ये रोज काम यही कर रहा हूँ। आज एक बच्चा मैंने जो देखा, जिसके बारे में मैं आपसे पहले भी बात कर रहा था, तो उसमें फादर भी डोमिनेटिंग थे, माँ पे भी वो ज्यादा थोड़ा डोमिनेट करते थे, तो इस तरह की घटनाक्रम हो जाती है। हम रोज ये बात देख रहे हैं, इसीलिए मुझे लगता है प्रिवेंटिव हेल्थ पे बहुत ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। आपको मैं सच बात बताऊं, हमारे मेडिकल कॉलेजेस में प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन कोई पढ़ना भी नहीं चाहता, बगैर पढ़े एग्जाम दे देते हैं और पास हो जाते हैं। वो विषय इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बच्चे नहीं उसमें जाना चाहते, जबकि सरकार को चाहिए प्रिवेंटिव हेल्थ पे काम करें, उसको कंपलसरी करें। मैं तो जो लोग जुड़े हुए हैं, हर्षवर्धन जी हमारे स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, तो मेरा उनसे मिलना कई बार हुआ है। मैं उनको बोल रहा था कि आपको करिकुलम में चेंज लाना पड़ेगा। जी बिल्कुल। हम जब इलाज करें तो प्रिवेंशन की बात करें। होम्योपैथी की एक साथ खास बात है कि वो प्रिवेंटिव हेल्थ का भी काम करती है। तो सरकारें तो इस पर कदम उठा सकती हैं। आसान है, लेकिन पूरे एजुकेशन सिस्टम में चेंज लाना पड़ेगा। आजकल क्या हो रहा है, मैं कई बार मेरे पास तो बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस के टीचर्स आते हैं, मैं उनसे एक ही बात कहता हूँ, एलोपैथ्स बहुत आते हैं मेरे पास, मैंने कहा आप ये डिस्पेंसिंग केमिस्ट बना रहे हो या इन्हें इंक्विजिटिव डॉक्टर्स बना रहे हो? ये विचार तो करें भाई, ये क्यों मुसीबत में आया। अब इस पे काम नहीं हो रहा है। मैं आपको एक केस बताता हूं, मेरे पास एक, ये गर्भ संस्कार से भी जुड़ा हुआ है। ये महिला गर्भ संस्कार की वजह से मेरे पास नहीं आई। 5वें महीने में कॉर्ड अराउंड नेक हो गया अंदर बच्चे को, फीटल डिस्ट्रेस हुआ, बच्चे का हार्ट अफेक्टेड होने लगा। ये मेडिकल इमरजेंसी थी और इसमें कुछ कर सकते नहीं थे वो। आप कैसे निकालेंगे कॉर्ड को, यूट्रस में कैसे ट्रैवल करेंगे। लेकिन भगवान ने अंदर बहुत ही बढ़िया सिस्टम बनाया है जिसका हमें ध्यान ही नहीं है। नेचुरल इम्यून सिस्टम है। कोई भी जंगल का जानवर किसी डॉक्टर के पास नहीं जाता और पूरी जिंदगी जीता है। जिसको 12 साल मिले हैं, जिसको 20 साल मिले हैं, वो पूरा जीता है। एक इंसान है जिसको 100 साल मिले हैं, वो जल्दी जाने लगा है। और जब से इलाज बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, तब से और मौतें जल्दी होने लगी। तो क्या हुआ कि वो आई हमारे पास, वो तो कुछ बोले ना, जो प्रेग्नेंट बच्चे, हाँ लेडी थी, उनकी सास उनके साथ आई थी। मैंने उनको बाहर भेजा, मैंने पूछा भी क्या हुआ, कि हमें ये बात बड़ा क्लैरिटी के साथ हम सबके जहन में है जो होम्योपैथ हैं, कोई ना कोई कारण होगा। तो उन्होंने कहा ये बच्चा हमारा नहीं है,
ओह, हमने इसको किसी से बात करते सुन लिया है। अब ये घटना होती है, मैंने जैसा बताया, अंदर बैठा बच्चा सुन समझ सब कुछ रहा है। इतनी सी बात हमें पता लगी बस। और उन्होंने ये भी कहा कि हमने इसको, पेरेंट्स को भी बुला रहे हैं इनके, तो वापस भेज देंगे। लेकिन वो अचानक तबीयत खराब हो गई, तो ये प्रॉब्लम आई, अल्ट्रासाउंड कराया तो ये आ गया। अब गायनेकोलॉजिस्ट ने कहा भी थोड़ा वेट करो, कई बार ऐसा हो जाता है, लेकिन फीटल डिस्ट्रेस था, ऐसे में कई बार सेरेब्रल पैल्सी हो सकती है, बच्चे को प्रॉपर फीड ना मिले, ऑक्सीजन ना मिले, हो सकता है कारण। तो मैंने अपने आप को उस बच्चे की जगह में चला गया कि भाई अगर बाहर ऐसा वातावरण है तो क्या होगा। तो भाई मैं तो पैदा नहीं होना चाहूंगा। अब पैदा नहीं होना चाहूंगा तो क्या करना चाहिए? मर जाना चाहिए। ओहो, तो मरने के लिए क्या अवेलेबल है वहां पे? कॉर्ड लगाओ गले में। ये कहानी नहीं है, सच्ची बात है। ईश्वर हमें ये विजडम देता है, चिकित्सक को भी, कि आप इस तरह सोचिए कि इस बच्चे का इलाज होना है, इसको ठीक होना है। मैंने ऐसा सोचा और सोच के एक दवाई दी। और मैंने बोला भाई ये जल्दी जल्दी आपको देना है, 24 घंटे में अल्ट्रासाउंड कराओ। हमें पास समय भी नहीं था। तो 24 घंटे 2 दिन बाद मेरे पास फोन आया कि ये नॉर्मल हो गया। मैंने कहा दवाई कंटिन्यू रखनी है, क्योंकि कॉर्ड निकलने से क्या आपके हिसाब से ये इलाज संपूर्ण हो गया? इलाज हो गया? आप बताइए। नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ऑफ कोर्स बच्चा स्ट्रेस में है अब, क्योंकि वो वो सुन चुका है। स्ट्रेस फैक्टर खत्म नहीं हुआ है। अब इलाज संपूर्ण तब होगा जब बाहर का वातावरण बदलेगा, सुखद हो। हमारी शायद बहुत से होम्योपैथ भी नहीं जानते होंगे कि उनके पास कितनी बड़ी पावर है, पूरा एनवायरनमेंट चेंज कर सकते हैं। 1 हफ्ते बाद वो अपने हस्बैंड के साथ आती है और अपने आप ही वो मुझसे कहता है, चेहरे पे स्माइल उस लेडी कि जी मैंने कह दिया है बच्चा मेरा है। और तो और डॉक्टर साहब मेरी मदर तो इसके पैरों में गिर गई कि हमने तो बहुत बड़ा पाप कर दिया। ये संपूर्ण इलाज है, बच्चा स्वस्थ पैदा हुआ। अब तो फिर हस्बैंड को दवाई दी गई, हस्बैंड का विचार कैसे बदला? ये दवाई विजन देती है भाई, कोई कारण नहीं है, वो तुम्हारे साथ रह रही है, कोई ऐसी बात भी नहीं है। ये तो दिमाग की बात है, खाली फोन किसी ने कर लिया, किसी मित्र ने कर लिया, उसने उठा लिया, तो दैट डजंट मीन। ये सारी विजडम की बात है। हम लोग कई बार बड़े शॉर्ट साइटेड होते हैं, तब हम इस तरह की हरकत कई बार कर देते हैं। कोई परेशान है, आपसे खराब व्यवहार कर रहा है, अरे भाई कोई उसकी ज्यादा परेशान है बेचारा, तो उसने आपसे ऐसा व्यवहार कर लिया, इसका ये मतलब नहीं है इसका स्वभाव ही खराब है। अगर हम देखेंगे बहुत सारी ऐसी बातें जिन पे हम बुरा मान जाते हैं, वो इग्नोर करी जा सकती हैं। मतलब हमें जड़ से समस्या का अगर निवारण करना है और हमेशा कारण पे जाना है। तो डॉक्टर जौहरी, आप तो एक होम्योपैथिक डॉक्टर रहे हैं, इतने सालों से आपने एक तपस्या ही की है, लेकिन फिर रुझान जो आपका हुआ वो क्या घटना हुई जिससे कि इस तरफ हो गया कि आप जेनेटिक डिसऑर्डर को ट्रीट करें या गर्भ संस्कार पे काम करें? देखिए 25 साल पहले जो पहला बच्चा मेरे पास ऑटिस्टिक आया और मैंने डायग्नोज किया, फादर नाराज हो गया, आज भी एक्सेप्टेंस नहीं है, और लिटरली उसने इलाज नहीं कराया, छोड़ के चला गया। बच्चे को? इलाज को कि मेरे को दवाई नहीं लेनी, आप गलत कह रहे हैं। हम स्वीकार नहीं करते ना। हाँ। और इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या है, मैं आपको एक और बात बताऊं, चाहे वो ऑटिस्टिक बच्चे हों, कोई भी रोग ऐसा हो, और खास तौर पे ऑटिज्म, आप जितना जल्दी इलाज शुरू करेंगे उतनी संभावनाएं ठीक होने की ज्यादा हैं। और जहां आप 4 साल निकल गए, मेरी एक स्टडी है कि 4 साल से पहले आने चाहिए, तो ब्रेन जो है ना वो प्लास्टिसाइज हो जाता है। फिर उसकी, जैसे आपने देखा है, मैं आजकल इसीलिए आज ही मेरे पास एक सज्जन एक मंदिर के प्रधान आए हुए थे। मैंने कहा भाई साहब आप मंदिर में बच्चों को बुलाइए, हम उनको संस्कारित करें, और बड़ों को बोल दीजिए कि भाई आप नहीं बदल सकते, आपका बदलना बहुत मुश्किल है, आप पक गए हैं, पक चुके हैं। ये बच्चे जो कच्चे घड़े हैं, हाँ। उनको आप शेप दे सकते हैं। कहने लगे मंदिर में बच्चे नहीं आ रहे आजकल,
मैंने कहा वो सब लोग अपने बच्चों को अंबानी बनाने में लगे हुए हैं, इंसान बनाना ही भूल रहे हैं। और जो लाइफ का जो पर्पस था, जो शायद लोग सबको पता होना चाहिए। आज मैं एक बच्चे से मैं ये बात कह रहा था कि तुम्हें पर्पस ऑफ लाइफ पता होगा ना, तो तुम ये सब छोटे चक्करों में नहीं पड़ोगे, छोटे लालच में भी नहीं आओगे। अगर आपको पता है कि आपको तो ईश्वर जैसा बनना है, तो आप ईश्वर के गुण जानना चाहोगे, ईश्वर के क्या गुण हैं, फिर उस पर काम करोगे, अपनी शिक्षा वैसी लोगे, ऐसे गुरु ढूंढोगे जो आपको ये ज्ञान दें। और बीमारी जो है, इनफैक्ट बताऊं आपको मैं, ईश्वर का एक अलार्म है, एक सिग्नल है कि तुम सही ट्रैक पे नहीं हो, तुम सही नहीं सोच रहे। सोचना तुम्हें ये चाहिए था। अगर उसने किसी भी कारण से, किसी संत के कहने पे, गुरु के कहने पे बात समझ में आ गई, तो बात ठीक हो जाती है। जो आपने भी बात की, तो मैं एक और केस मुझे याद आया। एक फादर एक ऑटिस्टिक बच्चे को लेकर आए मेरे पास। तो उनका एक छोटा बेबी हुआ, ये बड़ा बच्चा था। आपस में डिफरेंसेस हो गए और उन्होंने बोला कि भाई हम तो डिवोर्स लेने वाले हैं। तो मैंने सोचा कि भाई छोटा बच्चा है तो वो मेरी पत्नी के पास रहेगा, इसकी केयर मैं करूंगा। अब हमारे पास फादर इलाज कराने नहीं आया। ये होम्योपैथी, मैं बड़े उससे बोल रहा हूं, होम्योपैथी का बहुत बड़ा एडवांटेज है। हमने उस बच्चे को दवाई दी, आप बिलीव करेंगे 3-4 महीने के बाद वो पति पत्नी आए, कहने लगे हमने ये डिसाइड किया है कि हमें अब बच्चों के लिए जीना है, हमारी प्रायोरिटीज अब चेंज हो गई हैं। ये विजडम कहां से आ गया? जो ईश्वर हमेशा हमारे साथ है, जो अंदर बैठा हुआ है खुद, वो हम उसकी सुनते नहीं है। तो वो विवेक वहां से आया और देखिए वो बच्चा भी ठीक हुआ और उनका वातावरण भी ठीक हो गया घर का। ऑटिज्म जैसी बीमारी क्या होम्योपैथ के माध्यम से ट्रीट की जा सकती है? क्योंकि वो तो एक डिसऑर्डर क्रिएट हो चुका है। नहीं, ऐसा नहीं, रिवर्सिबल है। देखिए उसमें क्या होता है कि मैं ये नहीं कह रहा कि अर्ली अगर आएंगे तो 100% रिवर्सल, मेरे पास ढेर सारे केसेस हैं। हम लोग इसी विषय पे एक आशा की किरण कैंप, जैसे मैंने बताया, हम लगा रहे हैं 10 वर्ष से। हर 3 महीने बाद एक फ्री ट्रीटमेंट कैंप है होम्योपैथी के माध्यम से। कितने बच्चों की दवाइयाँ बंद हो गई। कई बार मैं उनके पेरेंट्स को एक मैसेज कर देता हूँ, एक वीडियो भेज दीजिए आप, तो मैं हैरान हो जाता हूँ। जो बच्चा बोलता नहीं था और बड़ा हाइपर एक्टिव था, आज बिल्कुल नॉर्मल हो गया। और वो पता लगा कि वो तो यूट्यूबर हो गया बच्चा। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, उसके फादर ने बड़े उससे भेजा मुझे। तो मेरा एक प्रेजेंटेशन था, उसके लिए मैं चाह रहा था कि मुझे पता लगे इस बच्चे का क्या हाल है। मेरा वैसे भी मन में रहता है, मैं नॉर्मली कनेक्टेड रहता हूँ, मन से तो रहता ही हूँ, जो इलाज छोड़ के भी चले जाएं। तो मैंने देखा है वो मैसेज आ जाते हैं हमारे पास। ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल भ्रम है कि ऑटिज्म ठीक नहीं हो सकता। वर्ल्ड की बहुत बड़ी समस्या है। अमेरिका में 35 में से 1 बच्चा ऑटिस्टिक है, ऑस्ट्रेलिया में 25 में से 1 बच्चा ऑटिस्टिक है। मेरे ऑस्ट्रेलिया के मेलबॉर्न के कई पेशेंट्स। लेकिन भारत में अगर हम देखें डॉक्टर जौहरी, जो इस तरह के मामले पहले बहुत नहीं होते थे, अब होने लगे। अब बहुत, मतलब हर दूसरे चौथे घर में आप देखिएगा इस तरह के। इसकी दिक्कत ये आ गई, कुछ मजबूरियां भी हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों को काम करना पड़ रहा है, जो आजकल का चल रहा है ट्रेंड। पहले माँ सिर्फ माँ होती थी, आज माँ की जिम्मेदारी दफ्तर की भी है, ऑफिस की भी है, उसको घर भी देखना है, थकी हुई माँ को आके खाना भी बनाना है। तो इस सब ने क्या किया कि चाह के नहीं हुआ है, मैं नहीं कह सकता। माँ तो मैंने देखा है वो जान लगा देती है। माँ तो माँ है, उसका कोई मुकाबला नहीं है, वो अभी खराब नहीं हुई है, लेकिन कुछ मजबूरियां हो गई हैं। अगर जीवन में हम लोग इस बात को समझें कि आज प्रायोरिटी, अगर मैं बच्चा पैदा कर रही हूँ तो मेरी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए, और उस ऑफिस या जहाँ पे भी संस्थान में काम कर रहे हैं उन लोगों को भी इस बात को समझना चाहिए कि इसके साथ व्यवहार मुझे अच्छा करना है, अच्छा एनवायरनमेंट देना है, क्योंकि ये किसी मोदी को जन्म दे सकती है, किसी को राम को जन्म दे सकती है। तो कोई कौशल्या ऐसी में से तो होगा, कौशल्या ऐसी में से थी, कोई देवकी यही तो होगी जो कृष्ण जन्म देंगी, आने ही वाले हैं भगवान, हम सबको पता है। वो ऐसी माओं को ढूंढ रहे हैं जो कौशल्या हो, देवकी जैसी हो या रुक्मणी जैसी हो,
कृष्ण की पत्नी थी। तो ये आप देखते हैं अपने रिसर्च के दौरान महसूस किया कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उनका उस दौरान ना सिर्फ घर, दफ्तरों में भी जो जिस तरह के उनको एक छूट मिलनी चाहिए या लीव मिलनी चाहिए या उनके साथ काइंड कंसिडरेट होना चाहिए, वो नहीं है। बिल्कुल कमी है, ये प्रायोरिटी पे नहीं है ना। मैं समझता हूं कि हमारी जो भी खास तौर पे जो प्रेगनेंसी और बच्चे को जन्म देने की क्रिया है, इसको तो पूरा परिवार, पड़ोसी, सबको ध्यान देना चाहिए। इतना बढ़िया उसको सम्मान से देखें, जोर से ना बोलें, तरीके से व्यवहार करें, बॉस भी तरीके से बात करे, ये आवश्यक है। गर्भ संस्कार के माध्यम से हम परिवारजनों को तो बता देते हैं, और अगर जागरूकता बढ़ेगी तो सब लोग समझेंगे इस बात को। ऑफिस में लिखा जाएगा कि जो भी प्रेग्नेंट लेडी होगी उसके साथ व्यवहार बहुत शानदार होना चाहिए, हमारे ऑफिस की तरफ से इसे फल मिलेंगे, जैसे मैं बता रही हूँ रियल लाइफ एक्सपीरियंस। एक चैनल में मैं काम कर रही थी और उस दौरान मेरी एक फ्रेंड थी, वो प्रेग्नेंट हुई, तो उनको नौकरी से निकाला गया कि तुम अब ये काम नहीं कर सकती हो। They could change her department, they could do anything, give her alternate options। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, सो उस दौरान मुझे बहुत ही मतलब खराब लगा कि ये तो कोई क्राइम तो नहीं कर दिया। सच बात। सो ये बात समझने की है। एक्चुअली हम जो हमारी जो संस्थान है, और वो भी, और संघ का एक प्रकल्प है आरोग्य भारती, वो भी इस पे काम कर रही है। हम सबका इसको इम्पोर्टेंस देने का, प्रायोरिटी देने का। देखिए लाइफ में ना प्रायोरिटीज होती हैं, सो यू हैव टू रीप्रायोरिटाइज योर प्रायोरिटीज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये किसी साधु ने मुझे एक मैसेज दिया, वो हमारे कैंप में आए थे, मैंने उनसे बोला कि मैंने कहा एक वाक्य में कोई मैसेज है, यू हैव टू रीप्रायोरिटाइज योर प्रायोरिटीज। अब हम माँ बने हैं, प्रेग्नेंट हुए हैं, तो टॉप बच्चे को मैसेज देना है, यू आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेरे लिए और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, तुमको संभालना, तुम्हें संस्कार देना मेरा काम है, मैं तुम्हें रोज हम करेंगे तुमसे, घर में फादर भी बात करें। मैं सबको कहता हूँ बच्चे से संवाद करिए रोज। सबको बोलता हूँ अगर जो उनके बच्चे दिक्कत में हैं, नॉर्मल है, उनसे कहता हूँ आके बच्चों को गले लगाओ। जो पेट में है बच्चे, उनके बारे में उनसे खूब अच्छी कहानियां सुनाना। मैं आमतौर पे मैंने देखा है पिछले दिनों में मेरे पास बहुत सारे प्रेग्नेंट लेडीज अब आने लगी, अब लोग सलाह लेने आने लगे, तो महीने में एक बार बुलाता हूँ और उनको मैंने कहा भाई जो हिंदू हैं उनको रामचरितमानस, भागवत और गीता, ये 3 ग्रंथ तो जरूर पढ़ने हैं। आपको मैं एक घटना बताता हूँ, बड़ी जोरदार है कि अंदर बैठा बच्चा कितना सुनता समझता है। मेरे पास एक बच्चे का इलाज कराने एक माँ आती थी, वो प्रेग्नेंट हो गई, वो हर महीने आती थी दवाई लेने। अब मैं तो, क्योंकि मुझे पता है ना कि ये बच्चा भी सुन समझ रहा है, तो और वो बच्चे को भी थोड़ा दिक्कतें ज़्यादा थी, तो समझाता था, मैं बात करता था। तो उनके बच्चे का जन्म हो गया, मुझे पता नहीं 3-4 महीने का हो गया, तब मुझे उन्होंने पार्टी में बुलाया। उन्होंने बच्चे के लिए एक रखा था, फंक्शन रखा था, कुछ और था शायद फंक्शन। मैं क्लिनिक के बाद रात को गया वहाँ पे, तो थोड़ा, बल्कि बहुत लाइट भी नहीं थी वहाँ पे। अचानक देखा वो आया और एक बच्चा लपक के मेरे पास आया। तो उन्होंने बताया उनके घर में कुछ और कार्यक्रम था, ऐसा लग रहा था ये बच्चा मुझे बहुत पुराना जानता है, जबकि मैं उससे 5-6 महीने से, मतलब प्रेगनेंसी में भी 2-3 महीने से नहीं मिला था, और बाद में भी 3-4 महीने नहीं मिला था। तो आप ये देखिए, इससे ये प्रूव होता है कि बच्चा सुन समझ सब कुछ रहा है, सब कुछ कर रहा है। तो उसे हमें संस्कार देने, अच्छी अच्छी बातें बतानी है, ये बताना है कि तुम बहुत अच्छे परिवार में आए हो, तुमने भारतवर्ष में जन्म लेके तुम कमाल करोगे, यहाँ तुम्हें सारी अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली हैं। ये मैसेज हमें गर्भ संस्कार के माध्यम से हम देना चाहते हैं। और मेरा बहुत मन है हिंदुस्तान के हर मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल में, जहाँ भी गायनी की ओपीडीज हैं, जहाँ भी चाहे एलोपैथ हों, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हों, होम्योपैथ्स हों, हर जगह ये लिखाओ उनके कि यहाँ ये गर्भ संस्कार केंद्र भी है। और तो ये मुझे लगता है सरकार के माध्यम से ही संभव है। मैं अपने क्लिनिक में कितने लोग देख सकता हूँ। जी बिल्कुल। तो वो अभी संवेदनशीलता
का अभाव है सरकार में। ये मैं बड़ा उससे बोल रहा हूँ। नहीं भी हो, सरकार प्रयास तो करेगी मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि ऐसा आप कह रहे हैं कि सनातन से ये काल से चला आ रहा है कि हम इस पर विश्वास रखते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हर वो महिला या हर वो पुरुष जो इस कार्यक्रम को देख रहा है, उनको भी इतनी संवेदनशीलता अगर हम अपने अंदर भी ले आएँ तो बहुत कुछ बदल सकते हैं। बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। मैं आजकल इस बारे में ये भी कहता हूँ, जो लोग सबके बच्चे ठीक-ठाक हैं, मैंने कहा कि आस-पास कोई प्रेग्नेंट लेडी हो ना, उसको मेरी बातें ही बता देना। जैसे आज वो दादाजी, दादी जी आए थे, तो मैंने उनको बोला कि आप उनको बोलो रामचरितमानस शुरू कर दें, बच्चे से बात करें, आप लोग वीडियो कॉल करें। मैंने कहा बल्कि आप लोग रिटायर्ड हैं, आप चले जाओ वहाँ पे। तो कोई ऐसा केस है, अभी तो आपने एक का ज़िक्र किया, जिससे ये साबित होता है कि हाँ, गर्भ संस्कार वास्तव में आपने अपनी आँखों से देखा है कोई ऐसा? मैं आपको एक केस बताता हूँ। वैसे तो बहुत सारे केसेस हैं, नॉर्मल बच्चे हुए हैं। एक सबसे बड़ी बात है, नॉर्मल डिलीवरी की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। मैं एक घटना और बताता हूँ। एक प्रेशस प्रेगनेंसी थी, क्योंकि पहले मिसकैरेज हो चुका था, कुछ बीच में भी दिक्कतें थी, तो रेस्ट पे और ये सब ज़्यादा कॉशस थे, डॉक्टर्स भी कॉशस थे। डिलीवरी से एक दिन पहले की घटना हुई। वो डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने बोला नहीं, आपकी तो सिजेरियन होगा। अब वो, क्योंकि वो माँ जो थी वो बराबर मेरे पास आ रही थी, वो मैंने उसे हौसला दिया था कि नॉर्मल होने के चांसेस हैं, आप चिंता मत करो, लेकिन जो मैं काम कह रहा हूँ वो अवश्य करो, मन में कोई द्वंद मत रखो, जो भी बातें हम समझाते हैं। तो मैंने कहा जरा स्पीकर फोन पे करो। फोन आया था मेरे, मैंने ऐसे ही वो हवा में बोलते मैंने बोला, बच्चे कुछ नहीं होने वाला, सब ठीक होगा, हम सब नॉर्मल डिलीवरी होगी, चिंता मत करो। मैंने उसको बोला बार बार यही बात बोलो। वो फिल्म में था ना, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। तो क्या ये मैनिफेस्टेशन वर्क करता है? आप बिलीव नहीं करेंगे, नेक्स्ट डे नॉर्मल डिलीवरी हुई। यू विल नॉट बिलीव इट। गर्भ संस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो डॉक्टर से आप कनेक्टेड हैं, जो ये आपको ये ज्ञान या विजडम दे रहा है, विवेक दे रहा है, उससे हमेशा कनेक्टेड रहिए, भले डिलीवरी कोई करे, इससे कोई मतलब नहीं है। तो ये तो बिल्कुल जीता जागता अभी 2-3 महीने पहले की बात है। बहुत सुंदर। तो संभावना है, हमने देखा है इसको, बहुत सारी चीजें करेक्ट होते हुए। वो कॉन्फ्लिक्ट मैंने जैसे बताया था कि सफर, पूरा घर का वातावरण बदल गया। इससे देश समाज सब अच्छा भी होगा, क्योंकि हम एक अच्छा माहौल रखने की कोशिश करेंगे तो शायद वही हमारी प्रैक्टिस बन जाए। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर जौहरी, हमसे बातचीत करने के लिए। आभार आपका, बहुत धन्यवाद। मैं कैसे जताएं आभार। थैंक यू सो मच। तो आज के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। आपसे फिर जुड़ती हूँ एक नई शख्सियत के साथ। अभी दें इजाजत, नमस्कार।